महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इस गोपाल ने मेरे घड़े से आधा धन चुरा लिया। मेरा धन वापस दिला दीजिए। ये तो गंभीर आरोप है। मुझे विस्तार से बताओ, गोपाल ने तुम्हारा धन कैसे चुरा लिया? बहुत समय पहले की बात है। सत्यपुर नामक एक राज्य था, जहाँ एक न्यायप्रिय राजा वीरसेन का शासन था। उसका न्याय इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग अपने झगड़े सुलझाने उसके दरबार में आते थे। उसी राज्य में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। गोपाल के पास न तो अच्छी जमीन थी, न ही ढेर सारे खेती के औजार थे, लेकिन उसके पास थी मेहनत करने की लगन और सच्चा दिल। हे भगवान, ये जमीन तो बस नाम की उपजाऊ है। हर साल मेहनत करता हूँ, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो जाता है। उसका एक छोटा सा झोपड़ा था, जहाँ वह अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। इस बार की फसल भी अगर अच्छी नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे गोपाल? हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। पिछली बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए सेठ से कर्जा लेकर बीज बोया था। पता नहीं वो कर्जा मैं कैसे चुका पाऊंगा। गोपाल, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। इस बार फसल अच्छी होगी और सेठ का कर्ज भी चुक जाएगा। अगले दिन गोपाल अपने खेत पर गया और वहां पहुंचकर उसने अपनी फसल में खाद डालने लगा। शाम होते होते उसने अपने पूरे में खाद डाल दिया। शाम को गोपाल वापस अपने घर पहुंचा तो मीना खाना बना रही थी। गोपाल, आज खेत से आने में तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? मीना, मैं आज अपनी फसल में खाद डालने लगा था, ताकि अपनी उस बंजर जमीन में फसल अच्छी हो, इसीलिए आने में लेट हो गया। ठीक है गोपाल, तुम थक गए होंगे और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। रात होते ही गोपाल खाना खा के सो जाता है। तभी रात में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और बादल के गड़गड़ाने के साथ जोर जोर बिजली चमकने लगी और देखते देखते जोर की बारिश होने लगी। गोपाल के कच्चे घर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। गोपाल, मैंने कहा था कि बरसात आने वाली है तो अपने घर की छत की मरम्मत कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की वजह से अब हमारा पूरा राशन का सामान बेकार हो जाएगा और दूसरा राशन का सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं। अब क्या होगा? हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन खेत पर इतने काम होते हैं कि घर की छत की मरम्मत करने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान की कृपा से हमारे राशन के सामान की भी जुगाड़ हो जाएगी। बारिश की कहर से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और किसानों के खेतों में पानी भरने की वजह से उनकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। सुबह होते ही बारिश थम गई और गांव के लोग अपने अपने खेत पर फसल देखने गए। जब गोपाल खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। जहां हरे भरे खेतों का सपना देखा था, वहां अब कीचड़ और बर्बादी पसरी थी। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मेरा सब कुछ बह गया। अब क्या करूं? मेरे ऊपर कर्ज भी है, खाने का राशन भी नहीं बचा और फसल भी नहीं रही। बाढ़ के बाद गोपाल और मीना की हालत और भी खराब हो गई थी। न फसल बची, न घर में अनाज बचा। कर्ज की चिंता दिन रात उन्हें खाए जा रही थी। और तभी
गांव का सेठ धर्मदास अपने नौकर के साथ गोपाल के घर आ पहुंचा। गोपाल, तू जानता है ना, मैंने तुझे बीज और खाद के लिए कर्ज दिया था। अब तेरी फसल खराब हो गई है तो मेरा पैसा भी गया। देख गोपाल, मुझे व्यापार करना अच्छे से आता है, दया नहीं। 1 हफ्ते में मेरा सारा पैसा लौटा दे, नहीं तो तेरे इस झोपड़े को जब्त कर लूंगा। सेठ जी, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, चाहे मुझे मजदूरी करके क्यों ना चुकाना पड़े। सेठ जी, थोड़ा सा वक्त और दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटाएंगे। बस कुछ दिन और रुक जाइए। ठीक है, 3 दिन के अंदर खेत पर आ जाना। मजदूरी करनी है ना तुझे तो वहीं से शुरू कर, और ध्यान रहे अगर वक्त पर कर्ज न चुकाया तो ये झोपड़ी मेरी होगी। इतना कहकर सेठ धर्मदास वहां से चला जाता है। अगली सुबह गोपाल बिना कुछ कहे सेठ के खेत पर मजदूरी करने पहुंचा। गर्मी तेज थी, सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था, लेकिन गोपाल बिना रुके सेठ के खेत में हल चला रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें मोती जैसे चमक रही थी, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। तभी अचानक हल की नोक जमीन में किसी सख्त चीज से टकराई। अरे, ये क्या टकराया हल से? कोई पत्थर है क्या? गोपाल ने हल रोककर हाथ से मिट्टी हटाई तो उसे एक मिट्टी का पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसने घड़े को बाहर निकाला और जब उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मटका सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। गोपाल के जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य था। हे भगवान, इतना सारा धन, लेकिन ये मेरा नहीं है। ये जमीन में दबा हुआ पुराना खजाना जरूर सेठ जी का होगा। मुझे इसे ईमानदारी से सेठ जी को लौटा देना चाहिए। गोपाल ने घड़े को उठाया और सीधा सेठ धर्मदास के घर पहुंचा। सेठ जी, आज हल चलाते समय मुझे आपकी जमीन में यह घड़ा मिला है। इसमें सोने चांदी के सिक्के हैं। ये खजाना शायद आपकी जमीन में पुराना दबा हुआ था। मैंने सोचा आपको लौटा दूं। गोपाल की बात सुनकर सेठ धर्मदास मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, ये मटका सोने चांदी से भरा हुआ है और ये मुझे लौटा रहा है। जरूर इस घड़े से इसने कुछ धन छिपाया होगा। अच्छा मौका है इसे दबोचने का। धोखेबाज, तूने सोचा मैं जान नहीं पाऊंगा? जरूर तूने घड़े में से आधा धन निकालकर बचा लिया होगा। चोरी करता है और ऊपर से ईमानदारी का ढोंग भी करता है। नहीं सेठ जी, मैंने इस घड़े से बिल्कुल भी धन नहीं चुराया है। जैसा मुझे मिला था वैसा ही आपको लौटा दिया। चुप रह, तू अब मेरे खेत में काम भी नहीं करेगा और मैं इस बात की शिकायत सीधा राजा वीर सिंह से करूंगा। अब देखता हूं तेरा क्या होता है। धर्मदास और गोपाल दोनों न्याय के लिए राजा के दरबार के लिए चल देते हैं। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इस गोपाल ने मेरे घड़े से आधा धन चुरा लिया। मेरा धन वापस दिला दीजिए। ये तो गंभीर आरोप है, मुझे विस्तार से बताओ। गोपाल ने तुम्हारा धन कैसे चुरा लिया? महाराज, यह गोपाल मेरे खेत में हल चला रहा था तो इसे मेरे खेत में खजाने से भरा हुआ घड़ा मिला था, तो इसने उस घड़े से आधा धन चुरा लिया। वो धन मेरे पूर्वजों का है, लेकिन यह लौटा नहीं रहा है। महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। मैं तो बस सेठ जी के खेतों में मजदूरी कर रहा था। खेत में हल चलाते समय मुझे जो घड़ा मुझे मिला था, मैंने जैसा का तैसा सेठ जी के घर जाकर सेठ जी को लौटा दिया था। लेकिन अब ये मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। महाराज, ये गोपाल झूठ बोल रहा है। जब इसने मुझे घड़ा दिया था तो वह घड़ा आधा धन से भरा हुआ था। इसने पहले ही आधा धन घड़े से चुरा लिया। राजा वीर सिंह अपने मन में कुछ सोचते हुए सेठ धर्मदास से बोला, सेठ धर्मदास, क्या आपने कभी उस खेत में खुद खेती की है? नहीं नहीं महाराज, वो जमीन तो काफी सालों से खाली पड़ी थी। आज ही गोपाल ने उस पर हल चलाया था। गोपाल, क्या तुमने कभी वह खजाने से भरा घड़ा उस खेत में दबाया था? नहीं महाराज, मैं भला क्यों उस खेत में खजाना दबाऊंगा?
महाराज, अगर मेरे पास इतना धन होता तो मैं सेठ जी के खेत में मजदूरी करने क्यों जाता? राजा ने कुछ सोचा और अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री जी, इस घड़े को ध्यान से देखा जाए। क्या उस पर किसी का नाम, निशान या पारिवारिक चिन्ह है? ठीक है महाराज, मैं अभी घड़ा देखकर आपको बताता हूँ। मंत्री सेठ धर्मदास से खजाने का घड़ा लेकर घड़े को अच्छे से चेक करने लगता है। महाराज, इस घड़े पर कोई नाम या निशान नहीं है, केवल इस घड़े में पुरानी राजकीय मुद्रा के सिक्के हैं। तो यह खजाना किसी की निजी नहीं, बल्कि उस जमीन की है जिसमें यह दबा था, और वह जमीन अब इस राज्य की है। इसलिए घड़ा भी राज्य की संपत्ति मानी जाएगी। राजा की बात सुनकर सेठ धर्मदास स्तब्ध रह गया। वह घबराया हुआ राजा से बोला, नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह धन मेरा है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। सेठ धर्मदास, वह घड़ा जिस जमीन पर गोपाल को मिला था, वह जमीन इस राज्य की है और तुमने उस पर धोखे से कब्जा किया था। ऐसे में यह धन तुम्हारा कैसे हो सकता है? बल्कि तुम्हें तो अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए। महाराज, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर गोपाल पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था ताकि उसकी जमीन हथिया सकूं। धर्मदास, तुमने एक ईमानदार और निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने तत्काल सिपाहियों को आदेश दिया कि सेठ धर्मदास को कारागार में डाल दिया जाए। गोपाल, हम जानते हैं कि तुमने कोई चोरी नहीं की, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के कारण तुमने वह धन सेठ को लौटा दिया। तुम चाहते तो सारा खजाना रख सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। हमें गर्व है तुम्हारे जैसे प्रजाजन पर। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि तुम्हें इस घड़े का आधा धन और एक उपजाऊ खेत पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। राजा के इस निर्णय से दरबार में चारों ओर प्रशंसा की लहर दौड़ पड़ी। गोपाल को आधा धन और खेत देकर सम्मान पूर्वक उसके घर लौटने का आदेश दिया गया। गोपाल घर पहुंचा और सारी बात मीना को बताई। मैंने कहा था ना गोपाल, भगवान सब ठीक करेगा। देखो, तुम्हारी सच्चाई ने आज जीत हासिल की। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। इंसान को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। धीरे धीरे गोपाल की ईमानदारी की गूंज पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही समय में वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। यह थी सत्य और ईमानदारी की विजय की कहानी। राजा वीरसेन ने यह सिद्ध किया कि जब न्याय सच्चे हाथों में हो तो एक गरीब भी महलों जितनी इज्जत और दौलत पा सकता है।